नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला पे। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज क्या है, जनवरी से लेके जून तक 2026 जितने भी हैं वो करंट अफेयर करेंगे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, और जुलाई के भी आज 26 तारीख का जितना करंट अफेयर है वो हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किस भारतीय मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया? मृदा किसान नायक सम्मान। पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है बलुवन तीसरा ऑप्शन है पालेकर, चौथा चौथा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष सुभाष पालेकर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो सुभाष पालेकर जो जून 2026 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने प्राकृतिक खेती की प्रेरणा के पद्मश्री सुभाष पालेकर को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है। ये पद्मश्री पहले भी पा चुके थे और अब इन्हें मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनके मिट्टी के स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। FAO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। FAO का जो पूर्ण नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। ये याद रखिएगा, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। भारत FAO की स्थापना संस्थापक है। जो भारत है ये इसका संस्थापक है FAO का। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है FAO की स्थापना के उपलब्ध में। 16 अक्टूबर को ही FAO की स्थापना हुई थी, उसी के संबंध में ये मनाया जाता है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखेंगे। चलिए और भी कुछ ट्रिक देख लेते हैं, और भी कुछ बात। बेस्ट फैक्ट आप लोग ये जान लीजिए सुभाष पालेकर के बारे में। सुभाष पालेकर ये हैं, इनके बारे में जान लीजिए। ये सुभाष पालेकर, इनका जन्म 1949 में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और है वो जीरो बजट प्राकृतिक खेती JBNF के जनक हैं। ZBNF के जनक जो हैं सुभाष पालेकर है। उन्होंने किसानों को बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक की खेती की प्रेरणा दी है। मतलब जो खेतों में कीटनाशक डाल देते हैं वो ना डालने की इन्होंने सलाह दी है, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है इंसान के स्वास्थ्य पे। एग्जाम पॉइंट में FAO द्वारा दिया गया यह सम्मान मृदा स्वास्थ्य एवं सतत कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए आप लोग ये फैक्ट याद FAO के बारे में, ये सुभाष पालेकर के बारे में याद रखेंगे, FAO के बारे में भी याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर है सुभाष पालेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब किसे मिला? तो ये मिला है आर्टिकल 370। ये मिला है आर्टिकल 370 को। ये काफ़ी अच्छी मूवी है और इसे आप लोगों को देखना चाहिए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। यह फिल्म जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पृष्ठभूमि और उसके प्रभावों पर आधारित है। आर्टिकल 370 याद रखेंगे। ये मूवी है, इसमें यामी गौतम का तो फिगर नहीं लग रहा है, लेकिन यामी गौतम को जानते होंगे, उन पे आधारित है फिल्म है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 की इसका जो आयोजन है 2026 में हुआ। आयोजक संस्था सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। यह निर्देशक आदित्य सुहास जाम्बले, इनका नाम याद रखिएगा, आदित्य सुहास जाम्बले द्वारा निर्देशित है। और ये जो फिल्म हिंदी भाषा में जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के हटाए जाने में ये बना है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ जान लीजिए इसके बारे में। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1 मई 2007 जो इस तारीख को ये शुरू हुआ था, 1 मई 2026 को। यह गैर
गैर फीचर फ़िल्म और फीचर फ़िल्म दोनों में दिया गया है। मतलब गैर फीचर जो होता है वो जान लीजिए कमाई के पर्पज़ से नहीं बनाया जाता है, और जो फीचर फ़िल्म होता है वो कमाई के पर्पज़ से बनाया जाता है, इतना रखिएगा। राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ देखिए, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जान लीजिए फ़िल्म के उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में बेस्ट फीचर दो है। आर्टिकल 370 याद रखिएगा, आर्टिकल 370 ये मूवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, दोनों ही तीसरा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर मुख्य भूमिका का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड जीता है वो जीता है कार्तिक आर्यन और मट्टुटी मट्टुटी हाँ, और मट्टुटी, इन दोनों ने जीता। देखिए इन लोगों का ये फिगर है, आप इन्हें भी पहचानते होंगे। ये तो कार्तिक, वो आर्यन है चंदू चैंपियन मूवी के लिए, चंदू चैंपियन के लिए। इसका सही, इसके बारे में व्याख्या देख लीजिए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर मुख्य भूमिका में ये पुरस्कार इन्हें मिला है। कार्तिक आर्यन और इन दोनों का नाम याद रखिए। ये जो मूवी है ये है ब्रह्मयुगम एक मूवी है। ये मूवी मतलब भूत प्रेत पे थोड़ा सा इस मूवी पे आधारित है, ब्रह्मयुगम। इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जो इसकी आयोजन 2026 में हुआ, पुरस्कार देने वाली जो संस्था ये वही है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए संयुक्त विजेता बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल के लिए दिया गया है कार्तिक आर्यन और मट्टुटी। ब्रह्मयुगम के लिए पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी 1 मई 2026 को हुई। यह फिल्म 2024 में प्रकाशित फिल्मों पर आधारित है। मतलब ये 2024 की फिल्मों पर 2026 में दिया गया है। कुल 30 फीचर फिल्म है, जिसमें 20 नॉन फीचर फिल्म रही हैं। आगे देख लीजिए, कुछ इसके पॉइंट याद कर लीजिए जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, अलग से नहीं पढ़ने जाएंगे करंट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पहली बार 1954 में शुरू हुआ था। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये दिया जाता है। 1954 ये याद रखेंगे, और ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। चंदू चैंपियन एक ये स्पोर्ट पर आधारित है, और ये हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये जो मट्टू का मलयालम ब्रह्मयुग मूवी है, मलयालम मूवी है, हॉरर मतलब भूती हॉरर मूवी है ये। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ये हम बता चुके हैं। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में कार्तिक और मट्टू की जोड़ी ने दिल जीत लिया। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। और बार बार मैं इसलिए इतनी बार पढ़ रहा हूँ कि ताकि याद रहे आप लोगों को। कार्तिक आर्यन और मट्टुटी का ब्रह्मयुग मूवी का नाम है, इसका चंदू चैंपियन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद, ये याद रख लीजिए, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है लोथल, गुजरात। लोथल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये है वो जिसका उद्घाटन किया गया, ऐसे बन के तैयार होगा। तो चलिए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। जुलाई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्र विरासत का उद्घाटन किया गया। यह परिषद भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं, व्यापार, समुद्री इतिहास को संरक्षित और प्रदर्शित करने को समर्पित है। मतलब समुद्र के जो इतिहास है, लोथल जो सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता है, उससे जुड़ा हुआ है। इसका उद्घाटन जुलाई 2026 में हुआ है। और स्थान कौन सा स्थान है? लोथल, गुजरात में। प्राचीन सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है ये लोथल। लोथल का फिगर देख लीजिए, ये है लोथल। परिसर में संग्रहालय, गैलरी, शोध केंद्र और इंटरकनेक्टिव प्रदर्शनी शामिल है। यह परिषद समुद्री भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा को दर्शाता है। लोथल प्राचीन काल में एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं।
चलिए हम और भी कुछ जीके जीएस के भी फैक्ट ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा पढ़ने में रोचक लगे। तो देखते हैं, यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1900 ईसा पूर्व, मतलब इसका भारत में विस्तार हुआ था। यह दुनिया का सबसे पुराना डकयार्ड है, और लोथल प्राचीन काल में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और कुछ ट्रिक भी देख लीजिए जो इसने दे रखा है एग्जाम फैक्ट के हिसाब से, वो भी जानना जरूरी है कि एग्जाम में क्या बनता है। सब कुछ तो लोथल गुजरात याद रखेंगे, जुलाई में ये हुआ था। ये डेट गलत है, जुलाई, ये 26 आप काट दीजिएगा, 26 को नहीं, जुलाई में कंप्लीट, मतलब इसका उद्घाटन हुआ और 2029 तक ये बन के तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की लगभग 95% व्यापार मात्रा समुद्री मार्ग से होती है। भारत की जो तटरेखा है वो 7500 किलोमीटर से अधिक है। जो भारत की तटरेखा ऐसी नीचे की रेखा है, ये लगभग 7500 किलोमीटर है पूरा। भारत का लक्ष्य 2030 तक समुद्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जो समुद्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है समुद्र के हिसाब से, समुद्र। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, याद रखेंगे। लोथल में इसका ट्रिक, जो मेमोरी ट्रिक याद रखेंगे, लोथल में लोहे का नहीं समुद्र के इतिहास का मेला लगा। समुद्र के इतिहास का मेला लगा, लोहा का नहीं। लो का अर्थ होता है स्थान, थल का स्थान धरती, यानी प्राचीन धरती का समुद्री इतिहास। आप ये भी याद रखें, लो का स्थान, लो मतलब स्थान, थल माने धरती। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1900, ये डेट याद रखेंगे आप लोग। सबसे पुराना डकयार्ड ये याद रखेंगे। लोथल प्राचीन काल में समुद्री व्यापार का प्रथम प्रमुख केंद्र था। ये सब आप लोग याद रखेंगे। इसका फिगर देख लीजिए, ये है इसका फिगर, ऐसे बन के तैयार हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत एआई मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है किफ़ायती और स्वदेशी एआई तकनीकी विकसित करना। व्याख्या देख लीजिए। भारत सरकार ने जुलाई 2026 को भारत एआई मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में किफ़ायती, समावेशी और विश्व स्तरीय स्वदेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, विकसित तंत्र का निर्माण करना है। इसका जो शुभारंभ किया गया वो जुलाई 2026 में हुआ है। घोषणा भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने किया है। लक्ष्य इसका किफ़ायती, समावेशी, स्वदेशी एआई विकसित करना, ये इसका लक्ष्य है। लाभ इसके हैं स्टार्टअप, शोध, नवाचार और रोजगार को बढ़ाना, भारत को एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना, ये इसका उद्देश्य है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत जरूरी है। भारत एआई मिशन में कुल बजट का लगभग 10,300 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह मिशन भारत को एआई फॉर ऑल की दिशा में आगे बढ़ाएगा। इस मिशन के तहत एआई मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन का स्वदेशी विकसित किया जाएगा, मतलब स्वदेशी भारत में जो बन के तैयार हो। अभी तक हम लोग जैसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जैसे गूगल हुआ, इन सब पे पूरा डिपेंड है, सब कुछ उन लोगों के पास सारा डाटा है हम लोगों का, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, उन लोगों का सुनना पड़ता है। तो पहली बात तो डिजिटलीकरण बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास खुद का डिजिटल होगा, खुद का नेटवर्क होगा, तो हम किसी देश पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमारे हिसाब से ये बहुत सही है जो भी हो रहा है। चलिए फिर एग्जाम पॉइंट से देख लीजिएगा, ये 26 काट लीजिएगा, 26 जुलाई में हुआ है, बस इतना याद रखिएगा। मंत्रालय जो इससे संबंधित है वो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय का। उद्देश्य जो है इसका है स्वदेशी और किफ़ायती एआई विकसित करना, महंगा भी ना रहे। और बाकी आप लोग इसका ये है ही सारा जो इसके प्रमुख विशेषताएं हैं ये पढ़ लीजिए। स्वदेशी तकनीकी, समावेशी विकास, नवाचारियों, स्टार्टअप को बढ़ावा और किफ़ायती सुलभ एआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। भारत के
99 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जो भारत के 99 चेस मास्टर कौन बने हैं? तो इसका बी एस रथनबेल बने हैं। इसका होगा ऑप्शन डी सही। इनके बारे में जान लीजिए, बी एस रथनबेल के बारे में। ये भारत के 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और ये तमिलनाडु से इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। और इनका जो अचीवमेंट है, इन्होंने हासिल किया है 2500 ELO रेटिंग हासिल किया है। और ये अभी तक 99 हो गए हैं, तो इस हिसाब से भारत 100 ग्रैंड मास्टर की ऐतिहासिक आंकड़े के करीब पहुंच गया है। 99 हो गए हैं, तो ये भारत 100 के आसपास पहुंच गया है। इनका बस नाम याद रखेंगे, बी एस रथनबेल, 99 ग्रैंड मास्टर बी एस, ये है उनकी फिगर है बी एस रथनबेल की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग चर्चित व्यक्ति के बारे में जान लेंगे जो इस बार नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट एग्जाम या एसएससी का या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो नियुक्ति होती है राष्ट्रीय स्तर पे, उनका पूछा जाता है। तो चर्चित व्यक्ति हैं, उनके बारे में जान लें। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसका व्याख्या देख ले रहे हैं। अप्रैल 2026 में अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने सुमन के बेरी के स्थान लिया है। नीति आयोग, इसका पूर्ण नाम जान लेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह योजना आयोग के स्थान पर गठित हुआ था। हाँ, ये पहले इसका नाम योजना आयोग था और 1 जनवरी 2015 के बाद इसका नाम बदल दिया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। इसका जो कार्य होता है भारत के सतत और समावेशी विकास के लिए नीतिगत सुझाव देना, ये इसका काम होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इनके बारे में। अशोक कुमार लाहिड़ी को पूर्व में भारत का वित्त सचिव रह चुके हैं। ये मतलब भारत के इससे पहले पूर्व वित्त सचिव थे। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 1980 के बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने कई प्रमुख मंत्रालय विभागों में इन्होंने कई, उनके बारे में फैक्ट को जान लीजिए लिखा है। और ये हैं अशोक कुमार लाहिड़ी, याद रखेंगे अशोक कुमार लाहिड़ी। चलिए एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ये एग्जाम में फंसेंगे। बाकी आज के भी क्वेश्चन थे और जो 2026 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन और करके क्लास खत्म करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएगा उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि ये लद्दाख से जुड़ा है क्वेश्चन, तो उसके बारे में जान लेंगे। लद्दाख इस समय चर्चा का विषय है क्योंकि सोनम वांगचुक की वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है लद्दाख। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया गया है? हिम जो है पूरा हिम ही रहता है लद्दाख में, मतलब बर्फ, उससे जो बने सरोवर हैं, ऐसे याद रखेंगे आप लोग, वो हुआ है लद्दाख में। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिमनदों के जल संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य हिमनदों के पिघलने जल का संचय कर भविष्य के लिए सुनिश्चित करना। मतलब अगर कोई ग्लेशियर पिघल रहा है ऐसे और वो आ रहा है झील या सरोवर में, तो उसे सुरक्षित करना, बाद में भविष्य के लिए यूज करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। चलिए और देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ 2026 में। इसका उद्देश्य पिघले हुए जो ग्लेशियर हैं उनके जल को संरक्षण करना, लाभ जल, पेयजल, पारिस्थितिक संरक्षण, सिंचाई, इन सब से तो रहेगा ही। अगर जल बचेगा तो जल बचाना जरूरी भी है। महत्व आप जानते ही हैं, आजकल हर जगह का वाटर लेवल घट रहा है, तो उसे बराबर रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए कि हिमनदों को जल टावर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में बन जाए जल टावर कहा किसे कहा जाता है, तो हिमनदों को हाँ। लद्दाख के अनेक छोटे छोटे ग्लेशियर और झील, लद्दाख में जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्लेशियर झील, उन लोगों का आपको ग्लेशियर का नाम भी याद रखना पड़ता है, वो मैं टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। हिमनदों के पिघलने के बाद ही नदियाँ
और इन सब में पानी आता है, ये पिघल के आते हैं, इसलिए नदियों में जल रहता है। चलिए और क्वेश्चन हो गया। बाकी ये क्लास डेली आएगी, ऐसे ही करंट के साथ जीके जीएस भी ऐड रहेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा तो पता चला होगा कितने में इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग से ऐड करके लिए लाता हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी भाई मेहनत करना पड़ता है, तब ऐसे पीडीएफ बन के तैयार होते हैं। प्लीज़ ब्रो सब्सक्राइब कर लो, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो सही रहेगा, ताकि मैं डेली वीडियो ला सकूँगा। और पीडीएफ में फ्री में अवेलेबल करवा दूँगा आप लोगों को, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस पीडीएफ के लिए आप लोगों को बस हाय लिख के मैसेज कर देना है 790 56 94, इस नंबर पे मैसेज कर देंगे बस 7905694720, इस पे आप मैसेज करेंगे, मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूँगा। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, बाय।